नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से। जैसा कि आपको पता है, हम बजट का अध्ययन कर रहे हैं। बजट से संबंधित विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। ये बजट कैसे होते हैं? बजट 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला संतुलित बजट, दूसरा घाटे का बजट, तीसरा बचत का बजट। अब हम देखते हैं, सरकार का व्यय ठीक उसकी प्राप्तियों के बराबर होता है तो उससे सरकार का संतुलित बजट कहते हैं। मतलब जब सरकार की प्राप्तियां, जो उनकी इनकम है वो, और जो सरकार खर्च करने वाली है वो व्यय, दोनों यदि बराबर हैं तो वो संतुलित बजट कहलाता है। जब सरकार का व्यय उसकी प्राप्तियों से अधिक होता है तो ये घाटे का बजट होता है। मतलब व्यय यदि सरकार ज़्यादा कर दे और प्राप्तियां कम हो, ठीक है, प्राप्तियों से अधिक होता है क्या? व्यय ज़्यादा हो रहा है और प्राप्तियां कम हैं तो घाटे का बजट होता है। सरकार घाटे का बजट बनाती है जिससे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार हो, लोगों की डिमांड हो, ठीक है, विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार घाटे के बजट को प्रेरित करती है। जबकि हम पारिवारिक यदि बजट की बात करते हैं तो वो बचत का बजट बनाने का प्रयास होता है। कभी भी कोई व्यक्ति इस तरह का बजट नहीं बनाता है कि उसका व्यय जो है अधिक हो जाए उसकी प्राप्तियों से। और जब सरकार की आय व्यय से अधिक होती है, परंतु यदि आय अधिक हो और व्यय कम हो, ऐसी स्थिति में यदि बजट बनेगा तो वो बचत का बजट कहलाएगा। यानी बचत का बजट कौन सा हो गया? जब आय ज़्यादा है व्यय कम है। घाटे का बजट हो गया जिसमें व्यय ज़्यादा है आय कम है। और संतुलित बजट आपका हो जाता है जब आय और व्यय दोनों समान होते हैं, बराबर होते हैं। अब जो ये हमने समझा कि घाटे का बजट, संतुलित बजट क्या होता है। अब ये जो हम बजट कर रहे हैं, इस बजट की विभिन्न उदाहरणों में आगे की अवधारणा जो है वो है बजट घाटे की कई अवधारणा होती है। देखें, 3 अवधारणाएं हैं मुख्य रूप से। एक होता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा होता है, इसका अभिप्राय क्या है? सरकार के कुल राजस्व व्यय में उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों के आधिक्य। हमने कहा था ना कि भाई प्राप्तियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत आय और राजस्व आय, 2 प्रकार की आय से हमारी कुल आय होती है। और जो व्यय होता है वो पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय होता है। तो इस प्रकार से इसको देखिए आप, राजस्व घाटा क्या होगा? कुल राजस्व व्यय माइनस कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व, यानी कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व कौन सा? राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? कर के माध्यम से और गैर कर के माध्यम से जो प्राप्तियां होती थी हमारी, वो कुल राजस्व प्राप्तियां होती थी। तो जो भी कुल राजस्व व्यय हो रहा है हमारा, ये हमने पहले वीडियोस में देखा कि राजस्व व्यय क्या होता है और राजस्व प्राप्तियां क्या होती है। तो कुल राजस्व व्यय में से कुल राजस्व प्राप्तियां को घटा दोगे तो आपके पास राजस्व घाटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो होता है उसे समझिए आप। राजकोषीय घाटे को एक वित्तीय वर्षों में ऋणों को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात इसको फॉर्मूले के रूप में देखें हम, राजकोषीय घाटा बराबर कुल बजटीय व्यय माइनस ऋणों को छोड़कर कुल बजटीय प्राप्तियां। क्योंकि जब बजट प्राप्ति होती है वो भी अलग अलग कंसेप्ट के माध्यम से होती है, तो उसमें से जो ऋणों से जो प्राप्तियां हुई है उसे ना जोड़ी जाकर, ऋणों को छोड़कर जो भी हमें बजट प्राप्ति हुई है वो उसमें से किसका अंतर आएगा? बजटीय व्यय से। तो बजट का जो व्यय हुआ है और जो प्राप्तियां हुई है उनका अंतर, उस जो प्राप्ति में उसमें ऋणों को छोड़ दिया हमने, तो यहाँ कैसा हो गया? राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। तो बजटीय व्यय क्या होता है हमारा? राजस्व व्यय होता है और पूंजीगत व्यय होता है। इसमें से क्या घटा दिया हमने? राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां। जो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति होती है हमारी आय में, कुल बजट प्राप्तियों में,
तो राजस्व प्राप्ति ले ली हमने, पूंजीगत प्राप्ति ले ली, परंतु पूंजीगत प्राप्तियां विनिवेश के माध्यम से, ऋणों के माध्यम से होती है, तो उसमें क्या हो रहा है, ऋणों को छोड़ देते हैं। उसके अलावा जिन जिन तरीकों से पूंजीगत प्राप्ति होती है वो शामिल होती है। तो राजकोषीय घाटा जो होता है वो बजटीय व्यय में से बजटीय प्राप्तियां घटा देते हैं। व्यय में से प्राप्ति घटती है, बस प्राप्ति में हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ऋणों की आय को शामिल नहीं किया जाता। राजकोषीय घाटा बजट वर्ष में सरकार की ऋण लेने की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार के ऋण लेने की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटा ब्याज के भुगतान सहित व्यय के वित्तीयन के लिए सरकार के ऋण लेने की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या हुआ, राजकोषीय घाटा जो ब्याज के भुगतान होता है, जब हम किसी से ऋण लेंगे तो उसके बदले में ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, तो ब्याज का भुगतान सहित जो व्यय के लिए वित्तीयन के लिए सरकार के ऋण लेने की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा राजकोषीय घाटा हो गया। आपको इनको फॉर्मूलेस के रूप में याद रखना पड़ेगा कि हमें राजस्व व्यय और राजस्व पूंजीगत व्यय जो हुआ है वो जोड़ दें, और राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों के जोड़ को हम घटा देते हैं, जिसमें ऋणों को छोड़कर जो आय होती है वो। तो इस प्रकार से हमारा राजकोषीय घाटा मिल जाता है। यहाँ पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व घाटा में पूंजीगत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, पूंजीगत प्राप्तियों का कोई व्यय नहीं, जोड़ नहीं है, परंतु जब राजकोषीय घाटे की बात करते हैं तो उसमें जो पूंजीगत आय और व्यय होता है उसको भी शामिल किया जाता है। ये मुख्य अंतर इसमें हो गया। इसी को हम वापस देखते हैं। राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां माइनस ऋणों को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां। दूसरा तरीका राजकोषीय घाटा निकालने का, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, ये हमारी आय हो गई, ठीक है, जो हमने पूंजीगत प्राप्तियां हो रही थी ना, हाँ, राजस्व प्राप्तियां जो हो रही थी, राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व और गैर कर राजस्व, और ऋणों को छोड़कर पूंजीगत और ऋण हमारी ऋणों की वसूली से होता था, विनिवेश से होता था, ठीक है, व्यय से, निवेश है, विनिवेश है, विनिवेश से होता था, और ऋणों की प्राप्तियों से होता था। तो इसमें ऋणों को शामिल नहीं करते हैं। तो राजकोषीय घाटा क्या बताता है, हमें सरकार के ऋण लेने की आवश्यकता को बताता है। राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की अतिरिक्त राशि को सूचित करता है। ये सरकार के ब्याज का भुगतान तथा ऋण के भुगतान पर भावी देयताओं में वृद्धि का सूचक है। सरकार के लिए ऋण की राशि को ब्याज के साथ भविष्य में चुकाना पड़ता है। फलस्वरूप सरकार को ब्याज और ऋण की राशि का भुगतान करने के लिए या तो लोगों से अधिक ऋण लेना पड़ता है या लोगों पर भविष्य में अधिक कर लगाने पड़ते हैं। तो राजकोषीय घाटा जो है बढ़ना ठीक बात नहीं होती है, सरकार के ऋण लेने की आवश्यकता को बताता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा होता है, प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घटा पिछले ऋणों पर ब्याज का भुगतान के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्राथमिक घाटा ब्याज के भुगतान को छोड़कर व्यय को पूरा करने के लिए सरकार की ऋण की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। अर्थात जो प्राथमिक घाटा क्या होता है, जो भी राजकोषीय घाटा हमारा आया है उसमें से हमने ब्याज भुगतान को घटा दिया, क्योंकि ब्याज भुगतान तो क्या होता है, हमारा पिछले ऋण जो लिए थे उनके ऊपर ब्याज का भुगतान होता है। तो प्राथमिक घाटा क्या होगा, हमारा उस वर्ष के, कहने का तात्पर्य है पिछले ऋणों के पर ब्याज के भुगतान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये क्या होता है, प्राथमिक घाटा ब्याज के भुगतान को छोड़ देते हैं। तो ब्याज के भुगतान को छोड़ने के बाद में जो राजकोषीय घाटा बचता है वो हमारा प्राथमिक घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा प्लस प्राप्त ब्याज माइनस ब्याज भुगतान केंद्र सरकार की उस कुल राशि को दर्शाता है जो उसे उधार लेनी है। प्राथमिक घाटा, नेट प्राथमिक घाटा जो होता है वो ये होता है। सकल प्राथमिक घाटे में केवल ब्याज भुगतान को घटा देते हैं, और नेट प्राथमिक घाटे में हम प्राप्त ब्याज को जोड़कर उसमें से ब्याज भुगतान को घटाते हैं। अब हम बात करते हैं घाटे के वित्तीय पोषण के तरीके। जो घाटा होता है उसको वित्तीय कहाँ से मिलता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। सरकार 3 तरह से घाटे का वित्तीय पोषण करती है। पहला हो गया जनता एवं विदेशी सरकारों से ऋण, या तो सरकार जनता से ऋण लेती है एनएससी के माध्यम से, राष्ट्रीय विकास पत्र के माध्यम से, और भी बॉन्ड निकाल के, शेयर्स सरकारी बॉन्ड निकाल के। तो इस प्रकार से जनता से या विदेशी सरकारों से ऋण लिया जाता है, जैसे कि यूएसए से, रशिया से,
इन बड़े राष्ट्रों से, विकसित राष्ट्रों से ऋण लिया जाता है, ठीक है, या WTO से, अन्य संस्थाओं से भी ऋण ले सकते हैं, मतलब विदेशी सरकार से ऋण। भारतीय केंद्रीय बैंक से नकद शेष की निकासी, तो रिजर्व बैंक से भी लिया जा सकता है, भारतीय केंद्रीय बैंक से नकद शेष की निकासी, और तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण। सामान्यतः सरकार रिजर्व बैंक से नकद शेष की निकासी या से ऋण लेने की बजाय, यानी सरकार क्या करती है, रिजर्व बैंक से राशि लेने के ऋण लेने की बजाय अपने नागरिक या विदेशों से ऋण लेना पसंद करती है, क्योंकि रिजर्व बैंक तो सरकार की एक असेट्स होती है, संपत्ति होती है, उसमें किसी प्रकार का छेड़खानी करना ठीक नहीं होती, अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो उसके लेने की बजाय वो क्या करती है, विदेशों से ऋण लेना पसंद करती है, या सरकार जनता से ऋण ले सकती है नए बॉन्ड निकाल कर, या राष्ट्रीय विकास पत्र, किसान विकास पत्र, इस तरह के माध्यम से। घाटे के वित्तीय पोषण के अंतिम दो तरीके मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं, परंतु क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि होती है। दूसरी ओर नागरिकों से ली गई घरेलू ऋण मुद्रा की पूर्ति की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि जब सरकार ऋण लेती है तो जनता का पैसा सरकार के हस्तांतरित हो जाता है और मुद्रा की पूर्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। परंतु जब पहला वाला ये यदि विदेशों से ऋण ले लेंगे तो सरकार अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, मूल्य वृद्धि हो जाएगी। तो मूल्य वृद्धि होने से क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा आता है, या यदि मार्केट रिजर्व बैंक से भी यदि निकाल ले तो रिजर्व बैंक से ऋण ले तो भी एक्स्ट्रा मार्केट में पैसा आ जाएगा। परंतु यदि सरकार जनता से ऋण लेती है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जनता का पैसा सरकार के पास चला जाता है, मुद्रा की पूर्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन सरकार का विदेशों से ऋण लेने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। घाटे की वित्तीय पोषण के अंतिम दो तरीके मुद्रा की पूर्ति, ये जो अंतिम दो तरीके बताए ना, भारतीय केंद्रीय बैंक से निकासी और रिजर्व बैंक से ऋण, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे रिजर्व बैंक का पैसा जो मार्केट में नहीं था वो अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। कोई भी पैसा जो RBI से बाहर से आता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करता है और घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में कीमतों में वृद्धि करता है।